हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर। तो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। तो जब एक ही तरह की फसल काफी ज्यादा स्केल में उगाई जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? क्रॉप बोला जाता है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी फसल को उगाने से पहले? तो सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है। तो इसमें क्या आएगा? प्रिपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो जब भी डैमेज सीड को वाटर में डाला जाता है तो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्लोट। फ्लोट करते हैं वो पानी के ऊपर। ठीक है। For growing a crop, sufficient sunlight and dash nutrients from the soil are essential। तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है। और सॉइल से क्या क्या इसेंशियल चीज की रिक्वायरमेंट होती है? तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मूव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो जो कॉलम ए में आइटम दिए गए उन्हें कॉलम बी के आइटम से मैच करना है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स। तो जो पैडी एंड मेज होते हैं वो क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ई। ठीक है। और राबी क्रॉप, तो वीट, ग्राम और पी किसके एग्जाम्पल होते हैं? राबी क्रॉप्स के। तो सेकंड को मैच करेंगे हम डी से। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यूरिया और जो सुपर फोस्फेट होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? एनिमल एक्सक्रीटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं। तो फोर्थ का हो जाएगा सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के दो दो एग्जांपल्स देने हैं। तो खरीफ क्रॉप के दो एग्जांपल क्या है? पैडी एंड मेज। ठीक है। और राबी क्रॉप्स के वीट एंड पी। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक पैराग्राफ लिखना है इन सब के बारे में। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज अ फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो किसी भी फसल को उगाने से पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? सॉइल की प्रिपरेशन करना। ठीक है। Preparation of soil is done to loosen the soil which is essential for the root penetration। तो सॉइल को लूज प्रिपरेशन क्यों की जाती है? सॉइल को लूज करने के लिए, जो कि रूट को अंदर तक जाने के लिए इसेंशियल होता है। दिस अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो रूट्स होती हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाती है नीचे सॉइल में। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो लूजन सॉइल होती है वो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। तो जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन कौन से? अर्थवॉर्म्स और जो माइक्रोब्स होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। कैसे फ्रेंड होते हैं? क्योंकि सॉइल को और भी ज्यादा लूज करते हैं और सॉइल में क्या ऐड करते हैं? ह्यूमस ऐड करते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग मतलब बोना बीजों को। ठीक है। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बीजों को बोना तो किसी भी फसल को उगाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो बीजों को बोने से पहले हमें क्या करना होता है? अच्छी क्वालिटी के साफ और हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना होता है, और अच्छी वेराइटी के भी। ठीक है। तो आफ्टर सेलेक्टिंग हेल्दी सीड्स, sowing is done by either traditional method or by using the equipment seed drill। तो सेलेक्ट करने के बाद बीजों को या तो किसी ट्रेडिशनल मेथड से बोया जाता है या फिर किसी इक्विपमेंट्स का यूज करके उसकी सोइंग हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वीडिंग। तो रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है? जो क्रॉप के अलावा जो पेड़ पौधे उग जाते हैं ना, साथ पौधे उग जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? वीड्स बोला जाता है। और जो उन्हें निकालने का प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? वीडिंग। ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space
एंड लाइट। तो वीडिंग क्यों जरूरी होती है? क्योंकि ये पेड़ पौधे होते हैं फिर क्रॉप के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह के लिए। तो इससे क्या होगी, फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब डिवाइड हो जाएंगे, वो पौधे भी लेंगे और फसल भी लेगी, तो इस वजह से, ठीक है। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसलिए वो क्या करते हैं, क्रॉप की जो ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करते हैं। सम weeds इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड क्या होते हैं वो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं और कुछ कुछ तो इसमें से पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, इसे इसलिए इन्हें निकालना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द शाफ। तो थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है किसको, बीजों को, जो अनाज के दाने होते हैं उसे, जो शाफ होता है उससे अलग करने का, ठीक है। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, और ये कब किया जाता है, जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है। इट इज यूजली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन नोन एज कंबाइन, और ये ज्यादातर एक मशीन की हेल्प से किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, कंबाइन बोला जाता है, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, जो कि एक हार्वेस्टर भी और साथ के साथ एक थ्रेशर भी है। मतलब जो मशीन है जिसका नाम क्या है, कंबाइन है, वो हार्वेस्टर का काम भी करती है और थ्रेशर का काम भी करती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो हमें इसमें ये बताना है कि फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स इज मेन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मेन मेड होते हैं, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कैटल डंग यानी कि गाय के गोबर को डिकम्पोज करके, और जो प्लांट के रेसिड्यू होता है उसे डिकम्पोज करके बनाया जाता है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर को कहाँ बनाया जाता है, खेतों में, ठीक है। फर्टिलाइजर्स डर सॉरी डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ह्यूमस, वो सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो काफी ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ठीक है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। तो जो fertilizers होते हैं वो plant nutrients में काफी रिच होते हैं। कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। बट जो मैन्योर होते हैं वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं, रिलेटिवली मतलब इनमें भी होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट लेकिन फर्टिलाइजर से कम होते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इट विल हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो हमें ये बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन के दो मेथड को डिस्क्राइब करना है जो कि वाटर को कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जो थोड़े थोड़े टाइम बाद फसल को पानी दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो अब हम दो मेथड डिस्कस करेंगे इरिगेशन के जो कि पानी को भी कंजर्व करते हैं। तो फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। The system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। तो ये सिस्टम कहाँ पे यूजफुल होता है, जहाँ पे sufficient water अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसमें जो परपेंडिकुलर पाइपलाइन होता है जिसमें ऊपर नोजल लगा होता है जिसे खोल के मतलब पानी आएगा उनके टॉप पे लगा होता है, वो एक मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles। तो जब उसमें से पानी फ्लो होके जाता है, जो रोटेटिंग नोजल्स होती है उनमें से पानी निकलने लगता है और ये फसल के ऊपर स्प्रिंकल्ड हो जाता है, जैसे कि क्या बारिश हो रही हो, ठीक है। जैसे कि आपकी इमेज है स्प्रिंकलर सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो पाइपलाइन है मेन पाइपलाइन है, ठीक है। यहाँ से पानी फ्लो होके जाता है और इन जो ये छोटे छोटे इंटरवल पे पाइपलाइन लगी हुई है इनमें जाता है, यहाँ पे नोजल लगी है, फिर यहाँ से वाटर स्प्रिंकल होने लगता है फसल के ऊपर जैसे कि बारिश हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम।
इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी होता है वो बूंद बूंद करके रूट में यानी कि जड़ के पास ही गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। बूंद बूंद करके पानी गिरता है इस सिस्टम में, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। तो इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि पानी डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, रूट में जाता है। ठीक है, तो ये ड्रिप सिस्टम की इमेज है। तो यहाँ से पानी जाता है, ये तो पाइपलाइन लगी हुई है, मतलब नाले से बना देते हैं, डायरेक्टली यहाँ गिरने लगता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये क्रॉप लगी हुई है। ठीक है, now move to the next question. The next question है, if wheat is sown in the खरीफ season what would happen, discuss। तो wheat क्या होता है, एक राबी क्रॉप होती है। अगर हम उसे खरीफ सीजन में उगाएंगे तो क्या होगा, यही डिस्कस करना है हमें। ठीक है, if wheat is sown in the खरीफ season then the whole crop might get destroyed। तो अगर हम wheat को खरीफ सीजन में उगाएंगे तो सारी की सारी क्रॉप क्या डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज लेक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, अडेप्टिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो फसल है वो खराब हो सकती है। खरीफ सीजन इंक्लूड्स रेनी सीजन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट क्रॉप। तो खरीफ सीजन में क्या होता है, बारिश का सीजन भी इन्वॉल्व होता है, जो कि व्हीट क्रॉप के लिए फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, now move to the next question. Explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in a field। तो हमें ये डिस्कस करना है कि अगर हम कंटिन्यू मतलब लगातार कुछ ना कुछ उगाते रहेंगे फसल में, तो सॉइल जो है वो कैसे अफेक्ट होगी। ठीक है, continuous plantation of crop in a field make the soil poor in certain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium etc। तो हम एक ही जगह पर कंटिन्यूसली फसल उगाते रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। जो जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन सब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। और जो प्लांट्स है उन्हें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, व्हेन अ फार्मर कंटिन्यूज टू ग्रो क्रॉप वन आफ्टर द अदर देन ऑल न्यूट्रिएंट्स, ये एंड कर लेना इसको, all nutrients available in the soil reduce and the crop yield डिक्रीज ऑटोमेटिकली। अगर एक ही जगह पे उगाता रहेगा तो जो सॉइल की फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी, और जो मतलब फसल उगती है ना, मतलब ईल्ड, मतलब जितनी ज्यादा फसल वो प्रोड्यूस कर सकती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। तो वीड्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ठीक है, तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो किसी भी खेत में अपने आप ही नेचुरली क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं, मतलब जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, हमने उगाया भी नहीं है उनको। ठीक है, अपने आप ही उग जाते हैं फसल के साथ, तो उन्हें क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। ठीक है, these डिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड weeds। तो इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या बोला जाता है, weeds बोला जाता है। weeds कैन बी कंट्रोल बाय मेथड्स कॉल्ड वीडिंग। weeds को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वीडिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड क्लिंग ऑफ weeds। तो अगर हम टिलिंग करेंगे, मतलब जमीन को खोदेंगे बीजों को बोलने से पहले, तो इससे क्या होगा, वीड्स किल हो सकते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, जो कि सूख जाएंगे और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो वीड्स को एक और तरीका है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, केमिकल्स के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, वीडीसाइड्स बोला जाता है। ठीक है, मूव टू द नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। तो ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए किसी शुगर केन का प्रोडक्शन, मतलब स्टेप्स फॉलो करने हैं कि फर्स्ट क्या करते हैं फिर सेकंड। ठीक है, तो किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करना होता है, पहले सॉइल की प्रिपरेशन करनी होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, प्लफिंग द फील्ड, उसमें हल जोतते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है, प्लफिंग द फील्ड। थर्ड क्या करते हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं, बीजों को बोते हैं, तो सोइंग। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, सोइंग। फोर्थ क्या करते हैं, उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, तो मैन्योरिंग फोर्थ स्टेप हो जाएगा। उसके बाद इरिगेशन, मतलब वाटर देते हैं हम फसल को,
तो फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, इरिगेशन। वाटर के बाद फिर फसल ग्रो हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं हम फसल को। तो सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग। और एट द एंड क्या करेंगे, जब फसल उग जाएगी तो उसे शुगर के फैक्ट्री में हम भेज देंगे। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट विल हेल्प मी अलॉट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस चैप्टर पर बनानी है।